नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में और ताकि आपको एक मदद मिल सके अपने गोल को और बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए। कब कहाँ कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना है, ये योर मनी आपको बताता है। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे, ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। इसके अलावा ये शो आप ईमेल के थ्रू भी आप इस शो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए yourmoney@nw18.com पर, ये हमारी ईमेल आईडी है। बात करेंगे अब आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कल हम वेडिंग लोन की बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे वेडिंग इंश्योरेंस की। अब शादियों की सीज़न की शुरुआत कल से हो रही है और इस बार तो 38 लाख शादियों की बातचीत हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेडिंग इंश्योरेंस भी। एग्जैक्टली होता क्या है, क्या मायने हैं इसके, क्या कुछ कवरेज आपको मिलता है वेडिंग इंश्योरेंस में, कितना प्रीमियम आप चुका सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सब बारीकियों को समझते हैं विकास जी के साथ। तो विकास जी बताइए, वेडिंग इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, क्या कुछ कवरेज मिलता है? थैंक यू दीपाली जी। जैसा आपने बोला कि इस समय वेडिंग सीजन चल रहा है और आजकल शादियां बहुत कुछ सस्ती या कम बजट वाली नहीं होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। बहुत सारी वेल प्लान्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू बहुत बड़े बड़े मेगा लेवल पे शादियां होती हैं और इसमें बहुत बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। और इसमें बहुत की लोग भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज अगर आप 38 लाख शादियों की बात कर रहे हैं और अगर मैं 10 की मेंबर्स की बात करता हूँ, दूल्हा दुल्हन, उनके माता पिता या लड़की के माता पिता और इम्पोर्टेंट भाई बहन, तो 10 लोग भी अगर आप पकड़ेंगे तो 38 लाख शादियों में अगर आप 10 लोग भी इंपॉर्टेंट पकड़ेंगे तो लगभग 3.25-4 करोड़ इंपॉर्टेंट लोग हैं इस समय इस वेडिंग सीजन में। तो इसलिए क्या है कि आज की डेट में जैसे मैंने बोला कि वेडिंग प्लानिंग बहुत एडवांस लोग करते हैं। हॉल की बुकिंग की एडवांस पेमेंट जाती है, कार्ड प्रिंटिंग होता है, डेकोरेशन का हो गया, ज्वेलरी का हो गया। सो ये जो सारे खर्चे हैं, जब आप एडवांस में कुछ खर्चा पहले कर देते हैं और फॉर सम रीजन अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से या किसी वजह से अगर वो शादी या पोस्टपोन हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा वो आपको वापस मिल जाए एक प्रीमियम भर के, इंश्योरेंस प्रीमियम भर के। ऑन अ लाइटर नोट, अगर लड़का लड़की की आपस में नहीं बनी और उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि शादी हम नहीं करना चाहते हैं, तो वो उसमें कवर नहीं होगा। बट हाँ, अनफोर्सीन सिचुएशंस हो गई, जैसे आग लगने की वजह से या कोई इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसकी एक्सीडेंटल कोई इशू हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, और वो इवेंट वाकई एक रेलिवेंट तरीके से, जेन्युइन तरीके से लगता है कि अभी उस स्थिति में नहीं हो सकता है, तो उसको कवर करने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए वेडिंग इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। ओके अच्छा, इसका कुछ एलिजिबिलिटी प्रोसेस भी होता है क्या? कि कौन लोग ले सकते हैं या मिनिमम कितना खर्चा वेडिंग पे दे रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती होगी इस इंश्योरेंस को पाने के लिए, और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई विकास जी? या दीपाली, यू राइट कि जो वेडिंग इंश्योरेंस अगर किसी को लेना है तो इसमें प्रॉपर जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं उसमें पूरा लिस्ट देना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीज कवर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि की मेंबर्स, तो आपका वो लिस्ट में नाम होना चाहिए कि वो की मेंबर्स कौन से हैं जो उसमें आना चाहते हैं। अगर ज्वेलरी है तो वो ज्वेलरी कितनी है उसकी पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होती है उस फॉर्म पे। और उसके अलावा अगर कोई और चीजें जैसे एक्सपेंसेस, मैंने बोला कि शादी के जो कार्ड प्रिंटिंग है उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमने ये पैसा इस पर्टिकुलर कंपनी को दिया है कार्ड प्रिंटिंग का, या इस पर्टिकुलर डेकोरेटर को दिया है, या हॉल बुकिंग के लिए वो पैसा दिया है। तो वो सारी डिटेल्स डिक्लेयर करना जरूरी है। ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं होता कि आपने ये बोला कि हमारा शादी का 25 लाख का खर्चा है तो आप हमें 25 लाख का कवर दे दीजिए, वैसा नहीं होता है। प्री डिफाइंड एक पूरा लिस्ट बनती है और उसमें फिर वैल्यू देखी जाती है कि अगर कोई मटेरियल थिंग है उसकी वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से कितना कवर लेना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, तो कंपनीज 0.5% से लेके 2% की रेंज में प्रीमियम देना पड़ता है। तो वो जो मतलब मान लीजिए कोई 10 लाख का अगर किसी ने कवर लिया है और 2% उसकी कॉस्ट है, तो 20,000 रुपया देके एटलीस्ट उनका 10 लाख रुपया वो सिक्योर्ड हो जाता है। तो बट यस, ये बिल्कुल रैंडम तरीके से नहीं होता है, इसका प्री डिफाइंड पूरा इंश्योरेंस कंपनीज डिटेल्स देती है कि आपको क्या कवर करना है और उसकी पूरी डिटेल्स मांगते हैं वो। ओके तो चलिए, ये डिटेल्स आपको मिली हैं और
जब मोटा खर्चा करते ही हैं वेडिंग पर, तो एक छोटा अमाउंट देके उसको कवर करना इंश्योरेंस के थ्रू एक सही स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप भी कर रहे हैं वेडिंग प्लान, बजट है बड़ा, तो थोड़ा पैसे इंश्योरेंस पर भी खर्च कीजिए अपनी वेडिंग को इंश्योर करने के लिए, वेडिंग के खर्चे को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं सवाल जवाब की। ओपी वर्मा पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं महोबा से। वर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार 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 मैडम जी। मैं ये बताइए क्या सवाल है चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि मैंने SIP अभी शुरू की है 20,000 25,000 रुपए से। तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे 2 लक्ष्य हैं, 20 साल बाद 2 करोड़ और 25 साल बाद 2 करोड़। तो मेरे पोर्टफोलियो से क्या ये प्राप्त हो सकेंगे कि नहीं? ओके, तो आपने हाल फिलहाल में शायद शुरुआत की है अपने SIP बिल्कुल शुरुआत की है। 40,000 ही आपके अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू? हाँ 40,000 अभी शुरू की है। तो क्विकली पहले तो मैं इनके फंड्स बता दूं विकास जी आपको, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। इन 5 फंड्स में तो ये 4-4 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 5,000। तो इस तरीके से 25,000 की SIP होगी। 20 साल में 2 करोड़ और अगले 25 साल में 2 करोड़। सालाना 10% का स्टेपअप का भी इनका प्लान है। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? वर्मा जी, आपके फंड की लिस्ट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मिक्स किया है आपने अपने फंड्स को। इसमें मैं कोई चेंज आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, एक्सेप्ट फॉर जैसे आपने खुद ही बोला कि स्टेप अप करेंगे तो ही आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है। सो यदि आपने 10% का स्टेप अप किया और 20 साल तक वो आप करते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू रफली 4.25 साढ़े 4 करोड़ का बनेगा। मैंने 12% की कैलकुलेशन से बताया। यदि पोर्टफोलियो और वो पोर्टफोलियो में पोटेंशियल है कि 15-16% की दर से वो बढ़ सकता है, तो आपका 5 करोड़ भी क्रॉस हो सकता है। इसलिए आपको जो 20 साल में ही आपका जो टारगेट अमाउंट टोटल 4 करोड़ का वो 20 में ही पूरा हो जाएगा। बट मेक श्योर इसमें जो आपने 10% स्टेप अप बोला है, विच मीन्स कि आप अगर एक साल 25,000 करते हैं, अगले साल आपको 2,500 ऐड करके 27,500 इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा। वो स्टेप अप करते रहेंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, तो स्टेप अप करेंगे, आसानी से टारगेट हासिल कर लेंगे। 25 साल में 4.5 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। स्टेप अप का जो आपका प्लान है उसको कंटिन्यू करें। बाकी फंड्स आपने बेहतर चुने हैं, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं अगले कॉलर से। विजय हैं हमारे साथ नासिक से। विजय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। मेरे पास SBI स्मॉल कैप 2000 की SIP है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, SBI मैग्नम मिड कैप 2000। टोटल SIP 10,000 रुपीज है मंथली और अब तक जमा राशि 60,000 रुपीज है। मेरी एज है 63 ईयर्स, 43 ईयर्स है और 15 साल तक मेरा गोल 1 करोड़ का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, तो फंड्स के नाम तो इन्होंने मेंशन कर दी थी ऑलरेडी। 5 फंड्स हैं इनके पास, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, टोटल 10,000 के SIP, 60,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट। क्या सजेशंस? विजय जी, आपका पोर्टफोलियो ना बहुत अग्रेसिव है, बिकॉज अगर आप 10,000 का सिप कर रहे हैं उसमें लगभग आपका 8,000 जो 80% आपका जो सिप अमाउंट है वो मिड और स्मॉल कैप फंड्स में जा रहा है, विच इज एक्चुअली मिड एंड स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनकी परचेजिंग होती है थ्रू दिस म्यूचुअल फंड। तो बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो की अग्रेसिवनेस को थोड़ा सा कम करिए। जैसे SBI मिड कैप जो है उसको आप SBI कॉन्ट्रा में शिफ्ट कर दीजिए, मोतीलाल मिड कैप को मोतीलाल लार्ज कैप एंड मिड कैप में आप स्विच कर लीजिए और निपॉन स्मॉल कैप को निपॉन मल्टी कैप में कर दीजिए। SBI स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये अगर आप मिक्स करते हैं, आपका पोर्टफोलियो यदि 15% से ग्रो करता है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपको 15,000 रुपए चाहिए 15 साल के लिए 1 करोड़ करने के लिए। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें आपका टारगेट से जो है वो कम पड़ेगा, या आप स्टेप अप करते रहिए। जैसे बीच में कभी भी करेक्शन होती है या आपके पास कोई एडिशनल फ्लोज आते हैं, आप टॉप अप करते रहिए। होने को ये 15 साल में 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन उसमें इनपुट वैल्यू आपकी बढ़ना बहुत जरूरी है। और या आप उसको स्टैटिक रखना चाहते हैं तो आप 15,000 का सिप करिए 15 साल के लिए, तो 1 करोड़ आपका लगभग बन सकता है। और फंड्स में क्या बदलाव करने हैं, नहीं ऐसे ही पोर्टफोलियो के साथ रहें?
पोर्टफोलियो जैसे मैंने बोला कि मोतीलाल मिड कैप को आप मोतीलाल लार्ज कैप एंड मिड कैप एक फंड कैटेगरी होती है, उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए इनको। एसबीआई मिड कैप को एसबीआई कॉन्ट्रा में स्विच कर देना चाहिए इनको, और निपॉन स्मॉल कैप को निपॉन मल्टी कैप। तो ये 3 चेंजेस अगर ये कर देंगे, बाकी 2 फंड से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है आपके पोर्टफोलियो में, इसलिए एसबीआई स्मॉल कैप से एसबीआई मिड कैप में स्विच करें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में स्विच करें, निपॉन स्मॉल कैप से निपॉन मल्टी कैप में आप स्विच कीजिए, और सालाना एसआईपी आप बढ़ाते रहिए, स्टेप अप करते रहेंगे अगर आप, तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 ईयर्स। बात करेंगे अगले कॉलर, गौतम हैं उड़ीसा से। गौतम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैं तो दिया हूँ, मेरा पोर्टफोलियो का जो डिटेल्स दिया हूँ आपको, तो वो सेंड किया हूँ। उसमें मेरा वही मतलब लगभग 3 करोड़ का साइज है 20 साल इन्वेस्टमेंट के बाद। डिटेल्स में दिया हूँ मेरा लगभग। और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है आपकी? अभी 22 लाख। ओके, ये आपके सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू है 22 लाख, या फिर आपके जो LIC PPF है उसको इंक्लूड करके ये बता रहे हैं? ओनली म्यूचुअल फंड। ओनली म्यूचुअल फंड, ओके। तो फटाफट से मैं इनका सवाल बताऊं, अगर विकास जी 18,000 की SIP चल रही है, 22 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जो 22 लाख का ऑलरेडी हो चुका है, 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। अब फटाफट से मैं इनके फंड्स बताऊं तो काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपये महीना, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप पे 2,000 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। DSP मिड कैप में 1000 पर मंथ है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग परिफ्लेक्सी कैप में 3,000 ईच हैं। साथ ही एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज में 1,000 ईच ये ऐड कर रहे हैं। तो लगभग इनके पास 9 फंड्स हैं फिलहाल जिनकी वैल्यू 22 लाख रुपए हो चुकी है। अब इसके अलावा इनके पास टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तो इन्होंने लिया हुआ है ही 1 करोड़ का, तो प्लानिंग इन्होंने ठीक की है। इसके अलावा LIC भी है 5 लाख की, PF में भी 11 लाख रुपए पड़े हुए हैं, PPF में 60,000 रुपये ईयरली डाल रहे हैं, NPS में 50,000 ईयरली डाल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में भी 30,000 एनुअली डाल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स इनके डाइवर्सिफाइड है विद रिगार्ड्स टू कैटेगरीज, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं। अब बताइए जो ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है ये कैसा है? दूसरा, 18,000 की सिप, 22 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 3 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है 20 ईयर्स में? गौतम जी 22 लाख आपके पास अभी है और आप 18,000 की सिप कर रहे हैं, तो आपका 3 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। यदि अगर आप पोर्टफोलियो का वैल्यू अगर आज से स्टार्ट करते तो शायद आपको 30-32 हजार का सिप करना पड़ता, लेकिन विद 22 लाख और 18,000 की सिप तो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज मैंने रफली 7.5% का वैल्यू आपका लिया है, जो आपका NPS और सुकन्या समृद्धि एंड PPF और PF जो है, एक मैंने मीडियन 7.5% का लिया कि इस ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, और म्यूचुअल फंड मैंने 12% से लिए, हालांकि ये फंड्स 15% से भी ग्रो कर सकते हैं। सो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप 22 लाख का बोल रहे हैं कि करंट वैल्यू, तो फिर आपका 3 करोड़ का टारगेट जो है 15 साल में पूरा हो जाएगा। रही फंड्स की बात, आपकी फंड की लिस्ट बहुत अच्छी है, बट 9 फंड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 1 या 2 फंड को ट्रिम किया जा सकता है। तो अगर आपका जो लिस्ट है अभी, इसमें 3 फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप 3 को मर्ज करके 1 फ्लेक्सी कैप फंड रख लीजिए, बाकी आप कंटिन्यू करिए, तो 7 फंड आपके लिए बहुत आइडियल पोर्टफोलियो हो जाएगा। बिकॉज आपका मल्टी कैप में जैसे 3 फंड्स हैं, तो काफी सारे पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगी आपकी। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 3 फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पे कोई एक फ्लेक्सी कैप, जो आपके 3 है में से कोई भी आप जो एज अ फंड हाउस आप ज्यादा लाइक करते हो, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर ये बाकी 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स का अमाउंट भी एक ही फ्लेक्सी कैप फंड में डालते, क्योंकि फिलहाल जैसे आपने मेंशन किया 3 फंड्स हैं इनके पास, और तीनों फ्लेक्सी कैप में जो अमाउंट ये डाल रहे हैं, अगर हम एडिशन करके देखें तो ऑलमोस्ट 8,000 का है। तो 8,000 पूरा ये किसी एक फ्लेक्सी कैप फंड में ऑप्ट कर ले, क्योंकि इनके पास है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग परिफ्लेक्सी कैप। नहीं, वो सिंगल फ्लेक्सी कैप में तो 8,000 नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप फ्लेक्सी कैप में 5 करते हैं, तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचता है, तो वो आप दूसरे जो फंड जैसे DSP मिड कैप आपने 1,000 रुपए किए, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या 2-2 हजार वाले जो फंड्स हैं 1-1 हजार उसमें बढ़ा दीजिए, तो थोड़ा इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका। प्लस आपको जो टैक्स लाइबिलिटी है, उसमें अगर आपको ELSS फंड की रिक्वायरमेंट 60,000 से ज्यादा पड़ती है या 70,000 कितनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। और ELSS से कुछ नेम्स भी सजेस्ट कर दीजिए फिर विकास जी। सॉरी, ELSS फंड्स के सजेशंस इनके लिए अगर ये ऐड करना चाहें। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो ELSS फंड ही है, टैक्स सेविंग फंड है,
तो उसी को ही ये इंक्रीज कर सकते हैं अगर इनकी ईएलएसएस की रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है। हालांकि एलआईसी कर रहे हैं और पीएफ कर रहे हैं, पीपीएफ कर रहे हैं, तो शायद इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती होगी। यदि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है फिर आप ईएलएसएस में टॉपअप मत करिए, फिर जो दूसरे आपके फंड्स है जो 2-2 हजार की सिप है उसमें आप टॉपअप कर दीजिए, मींस एसआईपी अमाउंट उसमें बढ़ा दीजिए। और फ्लेक्सी कैप फंड में आप एक 5,000 तक का कर सकते हैं। तो 5,000 डालिए सिर्फ फ्लेक्सी कैप में, बाकी जो आपका बैलेंस अमाउंट बचेगा 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक में मर्ज करने के बाद वो आप डाल सकते हैं, या तो मिड कैप फंड में, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, ईएलएसएस की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिटेल्स आपको बताई गई हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। सवाल लेते हैं पहले एक ईमेल के थ्रू। दिव्या ने भेजा है, 38 ईयर्स इनकी एज है, 81,000 की एसआईपी चल रही है, 6 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। पोर्टफोलियो दिखाते हैं, सभी एसबीआई के फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने, एक ही फंड हाउस में सारा एलोकेशन किया हुआ है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 25,000 रुपये महीना, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन में 20,000 रुपये महीना, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 25,000 रुपये महीना है, और इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई स्मॉल कैप में भी, एसबीआई कॉन्ट्रा में 10,000 रुपये महीना है। इंटरेस्टिंग ये है कि एसबीआई स्मॉल कैप में सिर्फ 1,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। तो 81,000 में 80,000 का एलोकेशन एक तरफ, 1,000 का एलोकेशन एक तरफ है। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई दे इनके पोर्टफोलियो में। और साथ ही जो इनका गोल है वो 3 करोड़ का है इन 10 ईयर्स। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो प्लस इनके गोल पर आपके सजेशंस। दीपाली जी, शायद आपकी भी ऑब्जर्वेशन वही है कि कंसंट्रेशन जो है वो रिस्क है बहुत बड़ा इस पोर्टफोलियो में। हालांकि एसबीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस है इंडिया में और बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग फंड हाउस है। सो नथिंग अगेंस्ट एसबीआई, बट एक थंब रूल जो बेसिक होता है इन्वेस्टमेंट का वो यही है कि आप डाइवर्सिफाई करके रखिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ 1-2 फंड हाउसेस को इंट्रोड्यूस करिए अपने पोर्टफोलियो में। सो फॉर एग्जांपल आपने एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा कंटिन्यू रखिए। मे बी आप जो 25,000 का एक एसआईपी कर रहे हैं तो 5,000 थोड़ा ऐड करके एसबीआई स्मॉल कैप में कर सकते हैं। एसबीआई फ्लेक्सी कैप जो है उसकी जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे एसेट मल्टी कैप ले लें, और इनका जो एसबीआई मल्टी एसेट फंड है उसमें आप अगर आधा एसआईपी बंद करके आधा कंटिन्यू करिए 10,000 का, 10,000 आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, और एसबीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसकी जगह पे आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। तो आपके पास में एक 4 फंड हाउसेस की एक्सपर्टीज आ जाएगी और पोर्टफोलियो एक थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सो ये एक सजेशन दूंगा। 81,000 की सिप के साथ अगर करंट सिनेरियो में देखेंगे तो रफली इनका 2.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। यदि इनको अपना टारगेट अचीव करना तो लगभग 90,000 की एसआईपी कर दें, या फिर जो इनका गोल 10 साल का है उसको 11 या 12 साल तक कंटिन्यू करके चले तो वो इनका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली बदलाव तो आपको करने हैं क्योंकि सारा कंसंट्रेशन एसबीआई में ही है, तो वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। उसके लिए सिर्फ 2 फंड्स आप रखिए अपने पास, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई स्मॉल कैप। इसके अलावा जो आपके बाकी फंड्स बचे, तो एक तो एसबीआई लार्ज और मिड कैप से आपको टाटा लार्ज और मिड कैप में स्विच करना है। एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, 10,000 की एसआईपी आप वहाँ कीजिए, और एसबीआई मल्टी एसेट फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपका जो नया पोर्टफोलियो होगा वो कैसा दिखेगा, उसमें एसबीआई मल्टी एसेट जहाँ पे आप 20,000 रुपये महीना डाल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ आपको 10,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। एक फंड आपका ये हुआ। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की जगह टाटा लार्ज एंड मिड कैप रखिए, वहाँ आपको 25,000 रुपये महीने डालना है जितना आप ऑलरेडी एक्सपोजर डाल रहे हैं। ये 35,000 के आसपास का एलोकेशन हो गया। इसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में 10,000 रुपये महीना डालने की सलाह है। यहाँ आपका अगेन 10,000 जाएगा, तो लगभग 45,000 के आसपास की एसआईपी होगी। और जो बाकी फंड बचे आपके 20,000 के आसपास का आप एलोकेशन कर सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा में और एसबीआई स्मॉल कैप में। तो 1,000 ना करके आपको 20,000 एसबीआई कॉन्ट्रा एसबीआई स्मॉल कैप में, कोटक इक्विटी में 10,000, एसबीआई मल्टी एसेट में 10,000, टाटा लार्ज एंड मिड कैप में 25,000 के आसपास की एसआईपी कर सकते हैं। ये है, ये थोड़ा सा बदलाव आपको करना है। रही बात आपके गोल की, तो फिलहाल आप 81,000 के आसपास की एसआईपी कर रही हैं। 90,000 की करेंगी तो अपने गोल को हासिल कर लेंगी, या फिर थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाएंगी तो भी तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको ये डील करना। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर से। हरी हैं जमशेदपुर से। हरी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, बोल रहे हैं कि मैडम मैं अभी नया हूँ, पहली बार इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ एसआईपी में।
तो मैं बोल रहा था कि मैं मंथली 2 से 3 हज़ार तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या तो 3 हज़ार या फिर 2 हज़ार या फिर हार्डली 4 हज़ार तक। तो मैं 25 साल तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ लगातार। तो मुझे कौन कौन सा SIP में मतलब कौन कौन से फंड में मुझे डालना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और 30 साल तक मुझे लगभग 25 से 30 लाख रुपए तक का हम सोचे हैं। ठीक है, तो मैम पहली बार मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि 4,000 के आसपास के आप SIP कर सकेंगे हर महीने। ये मान के चलते हैं फॉर 25 ईयर्स, 25 साल के लिए। तो बिगनर हैं, जितना निकाल पा रहे हैं अपनी सेविंग से उतना इन्होंने बताया। 3 से 4,000 रुपये, 4,000 मान लेते हैं विकास जी, 4,000 पर मंथ ही डालेंगे SIP में वो फॉर 25 ईयर्स। तो पहला तो किन फंड्स में डालेंगे 4,000 रुपये, प्लस कितना पॉसिबल है 30 लाख का राशि अक्यूमुलेट करना इन 25 ईयर्स? 4,000 रुपया यदि आप हरी जी स्टार्ट करते हैं और 25 साल तक अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो कॉर्पस है रफली वो 85 से 90 लाख के आसपास बन सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको ये फिगर हो सकता है, ऐसे लगे कि नहीं अचीव होगा, बट ये हो जाएगा। 85 to 90 लाख आपका बन सकता है 4,000 रुपए SIP से। क्योंकि आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच ले लीजिए और एक मल्टी कैप अप्रोच ले लीजिए। सो फ्लेक्सी कैप में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है 2,000 की सिर्फ उसमें कर लीजिए। मल्टी कैप में आप SBI मल्टी कैप फंड कर लीजिए। ये 2 फंड के कॉम्बिनेशन से आप अपना 25 साल की ये जर्नी कंटिन्यू करिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा आएगा 2, 4, 5 साल में, तो आप उसको और भी बढ़ाएंगे। तो हु नोज कि आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर भी चला जाए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, इसको आप 2 फंड्स फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जो मैंने बोला उससे आप कर सकते हैं स्टार्ट। तो SBI मल्टी कैप नोट कर लीजिए आप हरी, क्योंकि आप बिगनर हैं। SBI मल्टी कैप फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये 2 फंड अपने पास नोट कर लीजिए। इन दोनों फंड्स में आप पैसे डालिए। 2,000 रुपये डालते हैं तो 1,000 दोनों में डाल दीजिए। 1,000 डालेंगे तो आप 25 साल में 45 से 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सकेंगे। अगर आप 4,000 रुपये डालते हैं तो 2,000 रुपये आप इन दोनों फंड्स में डाल सकते हैं। उस स्थिति में 85 लाख या 90 लाख या हो सकता है करोड़ भी आप बना सकें इस इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टेड रहिए और इन दोनों फंड्स के साथ आप शुरुआत कीजिए। चलिए, अब सवाल तो इतने लेंगे, पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। विकास जी बताइए। दीपाली, जो बिगनर्स हैं जैसा हमने इनको भी बताया, तो 4 फंड्स मैं बोलूंगा। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड हैं। अगर यहाँ से ये पोर्टफोलियो शुरू करते हैं कि अच्छी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट मल्टी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 4 फंड्स हैं विकास जी की तरफ से। टॉप 4 फंड्स, इन फंड्स के साथ आप एक ऑल टुगेदर नया पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म विजन के साथ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार।